हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्जाम ट्रेनिंग। दोस्तों, आज बीपीएससी प्रीवियस ईयर इकोनॉमिक्स क्वेश्चन पार्ट 3 है। बहुत अच्छे सवाल जो बीपीएससी में पूछे गए हैं अर्थव्यवस्था से कराए जाएंगे। आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। जो लोग भी बीपीएससी सीडीपीओ, बिहार ऑडिट सर्विस यानी एएओ या बिहार बीपीएससी 67 या बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक ज़रूर दबाए कीजिए। दोस्तों, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। पूरा वीडियो जो लोग देखते नहीं हैं वो लोग फालतू का कमेंट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, अच्छा नहीं लगता। आप लोग समझदार हैं, ग्रेजुएशन पास किए हैं, तभी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आइए देखें, आज का पहला सवाल पार्ट 3 है ये। इससे पहले 2 पार्ट बनाए जा चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो उसे भी ज़रूर देखिए। इकोनॉमिक्स के सवाल पूछे ही जाते हैं। आइए देखें पहला सवाल। भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है? बहुत अच्छा सवाल होने वाला है ये आगे आने वाले एग्जाम के लिए। निर्माण क्षेत्र, ऊर्जा क्षेत्र, ऑटोमोबाइल क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। इसमें सेवा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है। ध्यान रखिएगा, सवाल पूछा गया है और ये करेंट के अनुसार भी बताया जाएगा। मार्च 2020 तक जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने वाले शीर्ष 5 क्षेत्र निम्न हैं। पांचों का नाम ध्यान रखिएगा, आगे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद होगा। सेवा क्षेत्र कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर, व्यापार, दूरसंचार तथा होटल एवं पर्यटन। इसमें पहला स्थान सेवा क्षेत्र का है, इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। आइए देखें अगला सवाल। यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होगा। कैसा होता है? वृद्धि होता है, कमी होता है, कोई प्रभाव नहीं या कोई अन्य नहीं। इसका सही जवाब है वृद्धि होता है। ध्यान रखिएगा, पूरी बात बताई जाएगी अच्छे से समझाकर। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नगद कोष अनुपात यानी सीआरआर में कमी करने पर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा साख सृजन की मात्रा में वृद्धि होती है। पूरी बातों को समझते हुए चलेंगे और लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। दोस्तों, बहुत अच्छी तैयारी कराई जाती है, फ्री का चैनल है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बैंक दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालिक उधार पर लेता है। नहीं। रेपो दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके दीर्घकालीन उधार पर लेता है। नहीं, ये भी नहीं है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है? पहचानना है, यानी दोनों कथन जो है गलत हैं। क्यों गलत है, आइए आपको डिटेल दिखाएंगे। आरबीआई एक्ट के अनुसार बैंक दर वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक, ध्यान से समझिएगा, नोट कर लीजिएगा हो सके तो, जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों के बिलों की पुनर्कटौती करता है। व्यवहारिक अर्थों में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से जिस ब्याज दर पर दीर्घकालीन ऋण प्राप्त किया जाता है उसे बैंक दर कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा, सवाल बार बार बनता ही है। बैंक दर आरबीआई की मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण भाग है। वहीं दूसरी ओर रेपो रेट पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है, कम समय के लिए ऋण प्रदान करता है। अतः कथन 1 और 2 दोनों गलत है। नोट जरूर कर लीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल बताया जा रहा है। आपको रेपो रेट और बैंक दर दोनों के बारे में विस्तृत जानकारी मिल गई, इसलिए नोट जरूर कर लीजिएगा एक ही सवाल में। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए। ये देखिए, ईएएस, ट्राइसेम, जेआरवाई और आरएलईजीपी। इसमें ट्राइसेम जो है ऑडिटर के एग्जाम में पूछा था इनके बारे में, इसलिए आप लोग भी चारों को ध्यान से समझ लीजिए। आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की संभावना यहाँ से रहेगी ही, इसलिए जान लीजिए चारों के बारे में। इन योजनाओं को लागू करने का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है, उसका
पूछा जा रहा है इसका, आइए देख लेते हैं। इसका सही जवाब है 2431। क्यों है इसमें? ट्राइसेम जो है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट योजना 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु, यही सवाल पूछा गया था, किनके लिए किया गया था, यानी ग्रामीण युवाओं को हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से अगस्त 1979 में प्रारंभ की गई थी। जरूर ध्यान रखते हुए चलेंगे। RLEGP यानी कि रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम योजना 15 अगस्त 1983 को ग्रामीण भूमिहीनों हेतु रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रारंभ की गई थी। ये भी ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम RLEGP के विलय द्वारा जवाहर रोजगार योजना JRY को अप्रैल 1989 में शुरू किया गया था, से भी ध्यान रखिएगा। रोजगार आश्वासन योजना EAS का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1993 को किया गया था। इसका उद्देश्य मौसमी बेरोजगारों से ग्रसित ग्रामीण युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है। उद्देश्य भी जरूर ध्यान रखा कीजिए। एक बार आप नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर जो है डी हुआ, पहले 2 4 3 1। आइए देखें अगला सवाल। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? सवाल बन चुका है BPSC में। कब हुई थी? 1956 में। इसलिए ए आंसर सही है। आइए डिटेल में दिखा दें। 19 जून 1956 को। डेट भी जरूर ध्यान रखिएगा। जो लोग भी ऑडिटर का एग्ज़ाम दिए हैं, चाहे BPSC का एग्ज़ाम दिए हैं, डेट जरूरी है। किस दिन शुरू हुआ था ये जरूर ही पूछा जाता है। इसलिए BPSC का एग्ज़ाम देने वालों को डेट पर जो है पकड़ मजबूत रखना पड़ेगा। 19 जून 1956 को भारतीय संसद द्वारा पारित भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को LIC एक्ट 1956 के द्वारा हुई थी। पूरी बातों को ध्यान से समझते हुए नोट कर लीजिएगा। आइए देखें अगला सवाल। RN मल्होत्रा कमेटी संबंधित है। RN मल्होत्रा कमेटी जो है किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है बीमा क्षेत्र से। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। आइए बीमा क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी ले लें। RN मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट 7 जनवरी 1994 की प्रमुख सिफारिश के आधार पर IRDA अधिनियम 1999 पारित किया गया। रिपोर्ट में बीमा क्षेत्र के लिए एक स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण की स्थापना की सिफारिश की गई थी। ध्यान रखिएगा, अप्रैल 2000 में IRDA एक सांविधिक निकाय के रूप में सामने आया। जैसे बैंकों का बैंक RBI है, उसी तरह से सभी इंश्योरेंस कंपनियों का मेन IRDA जो है संचालित करता है, देख रेख करता है। बात को ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? गर्म मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा, सुलभ मुद्रा और दुर्लभ मुद्रा। जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है गर्म मुद्रा कहलाती है, हॉट मनी। ध्यान रखिएगा। आइए दिखाएं डिटेल में। वह विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है गर्म मुद्रा यानी कि हॉट मनी कहलाती है। निवेशकों द्वारा उच्च ब्याज दर से लाभ प्राप्ति हेतु इस प्रकार की मुद्रा का प्रवाह एक देश से दूसरे देश में आसानी से किया जाता है। बातों को समझते हुए नोट कर लीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक तो जरूर करना है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है। रुपए की परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य है? क्या है? रूपों को अन्य प्रमुख मुद्राओं और अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपए में मुफ्त रूप में परिवर्तित करके देने की अनुमति। ध्यान रखिएगा, सवाल सारे बन चुके हैं BPSC में, वही बताए जा रहे हैं। रुपए की परिवर्तनीयता से तात्पर्य रुपए का विदेशी मुद्राओं में तथा विदेशी मुद्राओं को रुपए में बिना किसी हस्तक्षेप के स्वतंत्र रूप से परिवर्तन संभव होने से है।
यही होता है रुपए की परिवर्तनीयता। ध्यान रखिएगा, विदेशी मुद्रा लाने के बाद यहाँ बजाना पड़ता है। आइए देखें अगला सवाल। 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होता है। 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, सबको जानना जरूरी है। इसमें वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। ध्यान रखिएगा, आइए डिटेल में भी दिखा दें, आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपए के नोटों एवं सिक्कों तथा अन्य छोटे सिक्कों को छोड़कर भारत में विभिन्न मूल्य वर्ग के नोटों को जारी करता है। सारे 1 रुपए से ऊपर वाले नोटों को जारी आरबीआई करता है। 1 रुपया के नोटों का निर्गमन भारत सरकार द्वारा किया जाता है, जिस पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। नोट जरूर कर लीजिएगा, बहुत फ़ायदा मिलने वाला है आपको। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से भारत निर्माण का कौन अंश नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है। कृषि आधारित उद्योग, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण आवास और ग्रामीण टेलीफोनी में से कृषि आधारित उद्योग अंश नहीं है। ध्यान जरूर रखिएगा, क्यों नहीं है पूरा डिटेल में दिखाया जाएगा। आइए दिखाते हैं। भारत निर्माण कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा 16 दिसंबर 2005 को प्रारंभ किया गया था, जिसका मूल उद्देश्य ग्रामीण अवसंरचना का विकास करना है। इसकी कार्य योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत, सड़क, पेयजल, दूरसंचार, सिंचाई एवं आवासों का निर्माण शामिल है। इसमें कहीं भी कृषि संबंधित कोई नहीं है, इसलिए ध्यान रखिएगा, भारत निर्माण का अंश नहीं है। आइए देखें अगला सवाल। नंदीग्राम क्षेत्र में सेज SEZ नीति के अंतर्गत किस समूह को अनुमति दी गई थी? नंदीग्राम पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ था, कुछ दिन पहले ही सुने होंगे। ममता बनर्जी फिर से मुख्यमंत्री बनी हैं। वहाँ पर कौन से कंपनी को अनुमति दी गई थी? टाटा समूह, बिरला समूह, सलीम समूह में से सलीम समूह को दी गई थी। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम क्षेत्र में सेज SEZ नीति के अंतर्गत सलीम समूह को विशेष तौर से जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए अनुमति दी गई थी। समझ आ जाए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था? बहुत अच्छा सवाल है। सवाल ये BPSC में बन चुका है, फिर से बनने की संभावना है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाता है, ताकि आप जान पाएँ कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 1972 से 73 और 76 से 77 प्रश्नानुसार दिए गए वर्षों में से वर्ष 1972 से 73 में और वर्ष 1976 से 77 में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था। विकल्प में दिए गए अन्य वर्षों में व्यापार संतुलन प्रतिकूल था। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार नई जानकारी भी नोट कर लीजिएगा, पूरी आपको आगे पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। वर्ष 1918-19 में भारत द्वारा किया गया कुल निर्यात कितना था, ध्यान से नोट कर लीजिएगा, तथा कुल आयात भी नोट कर लीजिएगा, जिससे कुल व्यापार घाटा, इसे भी नोट कर लीजिएगा। अंक में पूछा ही जाता है इस तरह के सवाल, इसलिए लेटेस्ट है, 2018-19 के अनुसार है, जरूर नोट कर लीजिए। नई मुद्रा यूरो किस वर्ष में प्रारंभ की गई? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। नई मुद्रा यूरो किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? जो है 1999 में प्रारंभ की गई थी। से भी ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। आइए डिटेल में देख लें। 1 जनवरी 1999 से प्रचलन में आई यूरोपीय संघ की एकल मुद्रा यूरो लेखा की इकाई थी, तथा 1 जनवरी 2002 से यह वास्तव में चलन में है। इसे वर्तमान में यूरोपीय संघ के 19 देशों द्वारा अपनाया गया है। से भी जरूर ध्यान रखिएगा, 1 जनवरी 1999 से प्रचलन में आई थी।
इसलिए नोट जरूर कर लीजिएगा। आइए देखें आज का आखिरी सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, ये भी बार बार हर तरह के एग्जाम में दिख जाएगा। राष्ट्रीय जल मार्ग 1 जोड़ता है। राष्ट्रीय जल मार्ग 1 कहाँ से कहाँ के बीच में है? ये जो है हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है, जरूर ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय जल मार्ग 1 है। भागीरथी से हुबली गंगा नदी तंत्र के इलाहाबाद से हल्दिया तक के भाग को राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 घोषित किया गया है। पूरी बातों को नोट कर लीजिएगा। इसकी स्थापना वर्ष 1986 में हुई थी। इसकी कुल लंबाई भी 1620, इसे भी नोट कर लीजिएगा, 1620 किलोमीटर है। यह देश का सबसे लंबा आंतरिक जल मार्ग है। नोट जरूर कर लीजिएगा, बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट किया कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।